जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट दूसरे की एटीएम की तथा अस्थियां पार्ट दूसरा। पिछले वीडियो में हम सिंधुघाट सभ्यता के बारे में हमें जानकारी दी आरंभ से और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, पशुपालन, शिल्पकारी इत्यादि इसके बारे में जाना, सामाजिक अवलोकन के बारे में जाना। और आज हम इस वीडियो में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी के बारे में करेंगे, जो कि शिल्प उत्पादन है मनकों का निर्माण। इसमें यही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, अगर पेपर में आ सकता है कि मनकों का निर्माण किस प्रकार होता था। मन पहले जानना है कि किस किस के बनते थे। पहले इसके अंदर जो पत्थर थे, कानीन पत्थर, जस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज पत्थर, सेलखड़ी, इन पत्थरों का मन के बनाए जाते थे। जो आजकल देखते हैं ना, आजकल तो लकड़ियों की माला लगी है, जिसको तुलसी की माला इस तरीके से दिखाया जाता है। पहले इन पत्थरों की माला होती थी, आज इसकी ज़्यादा माला पाई जाती है। धातुएं तांबा, कांस्य और सोने की माला होती थी। और अन्य ने तो शंख की कटाई करके मन के बनाए जाते थे। फायांस भी पिछली वीडियो में बताया था, जो विलासिता की वस्तुओं में यूज होता था। पक्की मिट्टी से भी बनाए जाते थे, जो स्थान इसके चन्नोदड़ो लोथल में पाए गए हैं। इसकी जो शिल्प उत्पादन के बारे में जो जानकारी है, वो मनकों का निर्माण किस पर किया जाता था। सबसे पहले जैसे कोई कानीने का पत्थर है, इसको पीले कलर का होता था, इसको गर्म करके लाल किया जाता था। और जब शुरू में इसकी छटाई की जाती थी, फिर इसके ऊपर पॉलिश करते थे, तो ये इसको गर्म किया जाता था धातुओं को। यदि धातु होती तो उसको गर्म करते थे, वरना इसके पत्थरों की छटाई होके इनकी माला बनाई जाती थी। शंख की कटाई करके उसके ऊपर पॉलिश करके फिर ढांचे में ढल के, जैसे ढोलाकार, बेलनाकार, इस प्रकार की मन के बनाए जाते थे। फिर आता है उत्पादन के अंदर, ये आ सकता है 3 नंबर में, आ सकता है 3 मार्क्स में, कि जो इतिहासकार थे, यदि कोई वहाँ पे कुछ काम हुआ है शिल्पकारी का, तो उसके बारे में कैसे पता लगाते थे। तो उत्पादन केंद्र का पता लगाते थे प्रस्तर पिंड और कच्चा माल या अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट, मतलब जो पुरानी वस्तुएं वहाँ पड़ी रहती हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े या कच्चा माल जिसका उपयोग नहीं हुआ है, और कुछ अपूर्ण वस्तु जो कि पूर्ण नहीं हुई हो, जैसे बनाया उसको गलत हो गया तो उसको फेंक दिया उसकी तरह, और ऐसी कूड़ा कट कर उसको जो उसका कचरा निकला उसको, उससे पता लगा कि हाँ यहाँ पे उत्पादन केंद्रों की पता लगता है कि यहाँ पे शिल्पकारी होती थी। फिर यहाँ तक तो हो गया, और इतना है इसके अंदर। और ये महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकता है कि मनकों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था, शिल्पकारी कैसे होती थी वहाँ पे। चन्नोदड़ो और लोथल, धोलावीरा में तो जो सांचे में ढके जाते थे मोती, उसके भी प्रमाण मिले यहाँ पे, औजार मिले हैं। इस तरीके का होता था, आपको चित्र में मिल जाएगा एनसीईआरटी में, इस तरीके का। और ढांचे के अंदर बनाया जाता था मोती, जिससे उसके अंदर छेद भी हो जाता था। फिर बाद में पता लगाया कि माल की प्राप्त करने की नीतियाँ क्या थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो माल कैसे प्राप्त करते थे, उनकी नीतियाँ क्या थी। तो उनकी नीतियाँ होंगी बाहर से, दूसरे देश से व्यापार करना, तो व्यापार करने की नीतियाँ भी आएगी। और जो नीतियाँ थी वो 3 प्रकार की नीतियाँ थी, अभियान या फिर बस्तियाँ वो स्थापित करना, जैसे कि लोथल हो गया। लोथल एक शिल्पकार का उत्पादन केंद्र था। सब समझ सकते हैं कि यहाँ पे शिल्पकारी होती थी, तो यहाँ पे अलग अलग बस्ते होती थी। अभियान भेजते थे, दूसरे देश में जाते थे, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता में, और मिस्र की सभ्यता से व्यापार था। जो माल होता था वहाँ से कुछ धातुएं मंगाई जाती थी, जैसे अफगानिस्तान में सोरतु हुई है ना, वहाँ से लाजवर्दमणि, जिसको नीलमणि कहते हैं, वो आती थी। और कालीन का पत्थर जो कि लोथल में ही वहीं से आता था, जो गुजरात के पास है, समुद्र के किनारे। और धोलावीरा का जलाशय वहीं पे है। सेलकड़ी जो कि दक्षिणी, अगर मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ मैप में, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के पास। दोस्तों इस हिस्से से आता था सेलखड़ी पत्थर, और जो कार्नेलियन खाता और लोथल से आता था, यहाँ पर
और अफ़गानिस्तान में सोरतुगई, वहाँ से आता था नीलमणि यानी कि लाजवंत मणि। यहाँ तक तो हमने दोस्तों देख लिया, और जो उपमहाद्वीप के बारे में इसके बारे में पता कर लिया, जो कि मैंने बताया था ना कच्चे माल वाली, इसमें भी क्या था, अभी मैंने पहले बताया ना कच्चे माल ये अपने व्यापार करते थे, तो ये पता कैसे लगाया, मेसोपोटामिक सभ्यता से ही पता लगाया गया। और जो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए थे ना बैलगाड़ी, उससे ही पता लगाया कि हाँ ये लोग व्यापार करते होंगे विदेश से। और अभियान इसी के बीच में आ जाएगा गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, जो कि खेतड़ी राजस्थान से पाई गई, उसके साक्ष्य मिले, इसलिए उसमें ना सिंधु घाटी सभ्यता से क्योंकि साक्ष्य तो थे नहीं और उससे मिलती जुलती सभ्यता थी नहीं, वो इसलिए उसका नाम रख दिया गणेश्वर जोधपुर संस्कृति सभ्यता। फिर ये दो नीतियाँ थी, ये भी पेपर में आ सकती हैं। सुदूर क्षेत्र यानी कि दूर के देशों से किस प्रकार संपर्क था, तो ये दोस्तों एक तो ये हमें मिला है इस मर्तबानी की, जो इतिहासकारों ने पता लगाया कि कैसे व्यापार करते होंगे, दूर से संपर्क कैसे रखते थे, तो इसमें पता लगाया जो अरब से था वो तांबा मंगाया जाता था। एक काली मिट्टी का परत हुआ बर्तन भी वहीं पे पाया गया, फिर इससे पता लगाया कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार करते थे। जो मर्तबान है इसके अंदर कुछ ऐसी वस्तु रखी जाती थी जो महंगी होती होगी, और इससे क्या होता था, ये ले सकती भी नहीं थी, ये बहती भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता जो वस्तु है। और इसी में एक मिलेगा आपको कि मैं जो मेसोपोटामिक सभ्यता है उसके अंदर जो हड़प्पा का नाम है वो मेलुहा मिलेगा, और जो ओमान है उसका नाम मगान मिलेगा। ओमान से ही तांबा मंगाया जाता था। ये जो अरब नहीं, ये ओमान होगा, जो अरब के देशों से, क्योंकि अमन अरब वहीं पे है। यहाँ पे अरब भी लिख दो, ओमान लिख दो, बात एक ही है। दिलमुन, बहरीन, ये मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ, ये तीनों कहाँ पर है। हड़प्पा तो हम जानते हैं दोस्तों, ये जो जगह है यहाँ पे हम पहले समझ चुके हैं, यहाँ पे तो हड़प्पा था, यहाँ पे तो बहरीन और यहाँ पे ओमान, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जो कि दिलमुन था ना, उसको बहरीन, यहाँ पे बहरीन है, यहाँ से व्यापार होता था। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे जिसका पुराना नाम मगान था, आज ओमान कहते हैं ना, तो वहीं से हड़प्पा को मेलुआ, ये सब मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही मिला है कि इन देशों को ये कहा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग बोलते थे। और साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने पहले बताया, सुदूर क्षेत्र दूसरे देशों के संपर्क में अरब से तो तांबा मंगाया जाता था, और जो ये व्यापार होता था, ये जो हड़प्पा मर्तबान था, इससे पता लगाया गया क्योंकि जो धातुएं थी ना हड़प्पा सभ्यता की और मेसोपोटामिया सभ्यता में दोनों समकालीन तो थी, तो दोनों में ही निकल के अंश मिले। तो इस प्रकार इतिहासकारों ने पता लगा लिया कि हाँ इन लोगों का आपस में व्यापार था, ये दोनों सभ्यता एक साथ पता नहीं थी। साथ साथ मिस्र की सभ्यता भी 2500, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2500 BC में जो मिस्र की सभ्यता थी वो पल रही थी। फिर आता है मोहरे, लिपि और बात। मोहरे समझते हैं, आज स्टम्प आ गया जो कि छाप लगाते हैं ना, स्कूल में देखा होगा, दिनांक लगाने के लिए दिनांक वाला होता है एक तो। फिर हो गया लिपि, फिर हो गया बाटों का प्रयोग होता था। फिर क्या होता होगा इसमें आएगा, महत्वपूर्ण आएगा कि मोहरों जो व्यापार होता था, यदि कोई व्यक्ति को यदि स्टम्प लगा के दिया जाता था, यदि उसके साथ कुछ भी उस मोहर पर कुछ भी छेड़खानी हुई, उसे पता लगा जा सकता था कि जैसे कोई चीज़ उसकी मोहर पर कुछ चिन्ह आ गया, फिर हट गया कोई चीज़, तो उसे पता लग जाता कि किसी ने इसको छेड़ा है। तो ये मोहरों का जो मुद्रांकन से पता लग जाता था कि पहले लोग, ये पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पता लगेगा कि पेपर में आएगा कि मोहरों का जो हड़प्पावासी लोग थे यदि व्यापार करते थे और यदि कोई छेड़खानी हुई तो वो किस प्रकार पता लगाते थे कि मोहरों पे कोई आँच आई होगी, तो पता लग जाएगा कि हाँ ये किसी ने छेड़खानी की इसके साथ। फिर महत्वपूर्ण है
ये हो गया। फिर इसके बाद आ गया हड़प्पाई रहस्यमय लिपि। ये महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है 3 नंबर या 3 नंबर में आएगा, से ज़्यादा नहीं आएगा। कि जो हड़प्पा लिपि इसको रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। जो हड़प्पाई लिपि थी इसका महत्वपूर्ण विशेष था कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे कैसे पता लगाया इतिहासकारों ने, जैसे हम लिखते हैं ना तो कुछ अक्षर ऊपर को चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, तो ये लोग यहाँ से लिखते थे उल्टा, तो यहाँ से पता लगा लिया कि अक्षर नीचे नीचे की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहीं से लिखी जाती थी सभ्यता। और सबसे लंबा अभिलेख मुझे 26 चिन्ह मिले, ये भी इम्पोर्टेंट है, MCQ में भी आ सकता है। और जो चिन्ह थे, आज तो वर्णमाला में 52 चिन्ह होते हैं, लेकिन पहले 375 से 400 तक थे। जैसे इस प्रकार से दिखाया गया है ना, ये चित्रात्मक लिपि थी। इसकी विशेषता थी कि चित्रात्मक लिपि थी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना कि वो लोग व्यापार कैसे करते थे, बैलगाड़ियों के बारे में पता लगाते थे। समझ गए कि हाँ ये वाला, और सुदूर से स्थलों से हड़प्पाई, वर्तमान, गणेशपुर, जोधपुर संस्कृति पेपर में आ सकता है। लिपि में सिर्फ इतना ही है, रहस्यमय लिपि है इसलिए इसकी विशेषता पूछ लेगी। दाई से बाई लिखी जाती थी। फिर आता है बाट, और इसमें महत्वपूर्ण है, एक तो बाट हो गया, फलक हो गई, पत्थर हो गए, इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग होता था सिंधुघाट सभ्यता में। सिंधुघाट सभ्यता में तराजू का उपयोग भी होता था, जो आजकल होता है ना, इस तरीके का होता है, इस तरीके के तराजू होते थे। वहाँ पे बाट रखे जाते थे। यदि कोई छोटी वस्तु होती थी, जैसे सोना चांदी की तुलना, तो उसके बाट अलग होते थे। इतना डेवलपमेंट था पहले, इतनी शहरी सभ्यता इतनी विकसित थी। जो बाट थे वो चट पत्थर से बनाए जाते थे। जो निचला मानदंड होता था, यदि जैसे कोई बाट है इस तरीके का, आजकल तो ऐसे बाट आ चुके हैं, डिजाइन होते हैं इस तरीके की, इस तरीके का, उसको 5 किलो ऐसे लिखा होता ना, इसके नीचे लिखा होता था इस तरीके के, और वो जो ऊपरी मानदंड था उसके ऊपर लिखा जाता था, जैसे 1.5 दशमलव में लिखा जाता था, और ये 2 धारी में लिखे जाते थे, जैसे 2 फिर 4 फिर 8 इस तरीके से। इसमें ये इतना ही है, यही इम्पोर्टेंट है। फिर आता प्राचीन सत्ता। यहाँ से जरूर पूछ लेगा कि जो सिंधुघाट सभ्यता में के कोई राजा थे या नहीं थे, या एक से ज़्यादा थे। तो इतिहासकारों ने पता लगाया, इसके तीन अनुमान है कि यहाँ पे कोई राजा था ही नहीं, या फिर राजा एक था, या फिर राजा कई लोग थे। लेकिन असल में यहाँ पे माना गया कि राजा एक ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समान आकार की ईंटें मिली, दुर्ग पाया गया, समान आकार की सब मकान पाए गए, और शासक अलग अलग होते तो अलग अलग प्रकार से बनवाते। ऐसे पता लगा लिया, यही साधारण भाषा में ये कि इतिहासकारों ने पता लगाया कि वहाँ पे एक ही शासक था। और जो प्रसाद है, इसको संस्कृत भाषा का शब्द इसको कहते हैं भवन। शासक वहाँ पर पुरोहित राजा था। यहाँ से भी आ सकता है पेपर में कि और जो फिर इसके अंदर एक आता है, इतिहासकारों ने पता लगाया कि जो पुरोहित राजा है उसके पास एक वहाँ पे एक पक्षी होता था, जैसे हाजा कहते थे। तो इतिहासकारों ने पता लगा कि वो हाजा पक्षी एक मोर था। फिर उसके अंदर एक हड़प्पा सभ्यता में एक सभ्यता का अंत है, ये बात का चैप्टर है। पहले ये होना चाहिए था बहुत बाद में, फिर भी इसको पहले कर दिया 9वें नंबर पे। 11वें नंबर पे तो उसमें बताया गया है अतीत के बारे में, वो भी जानना जरूरी है। पुरोहित राजा हो गया, और ये मैंने बता दिया 3 मार्क्स का आ सकता है कि वहाँ पे राजाओं के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है बाट वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अंत। ये मैंने पहले बता दिया प्रसाद के बारे में कि यहाँ पर शासक एक क्यों था, ये कैसे पता लगाया कि यहाँ पे सामान आकार
ईंटें, चबूतरे जो भी बनाए गए थे सब एक ही प्रकार के बनाए गए थे। जहाँ से समझ में आ गया कि वहाँ पे राजा एक था। पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आ जाएगा वो हाजा पक्षी कौन था, इतिहासकारों ने क्या उसको संज्ञा दी, इसको तो बता के संज्ञा दी वो भवन की संज्ञा प्रसाद को, और जो हाजा पक्षी था वो मोर था। और यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था जो हड़प्पा था, इसको नाविकों का देश भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था। आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, नाविकों का देश कहा जाता था इसे, हड़प्पा को। फिर हड़प्पा सभ्यता का अंत करते हैं। इसका महत्वपूर्ण है कि जब इसकी खोज से पहले समझते हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का अंत, हाँ ये रहा, मैं इस पे पहुँच गया, सॉरी। हड़प्पा सभ्यता का अंत के आ सकते हैं, पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता के कारण क्या थे। तो जब 1980 के बाद, वैसे तो 1900 में मैंने कहा था 1980 नहीं, 1900 ईसा पूर्व में धीरे धीरे लोग चौलिस्तान की ओर बढ़ने लगे। जैसे कि मैं अभी आपको मैप के द्वारा समझा देता हूँ। दोस्तों ये इतना जो 10वां पार्ट है, जो इसका 9वां पार्ट है सभ्यता का अंत, मैं इसको इसी का समझाता हूँ। जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आया 1900 ईसा पूर्व में, जब 1800 जैसे कि 1800 BC में, पहले मैंने 1980 बताया था, उसने 1980 बता दिया था, लेकिन 1820 BC में जब लोग, जैसे कहा जाता है ना कि आर्य इन्वेजन थ्योरी में कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण से हुआ था, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। 1900 BC में तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा तरीके से अंत हो गया जब चोलिस्तान से लोग इधर आने लगे, गुजरात की ओर बढ़ने लगे। लोथल, ये जहाँ ये स्थल थे यहाँ की ओर बढ़ने लगे धीरे धीरे। फिर कहा, इसमें बुक में है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। फिर क्या कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जैसे अंत हुआ तो जो आर्य आए थे उनको इधर की ओर धकेल दिया, दक्षिण भारत की ओर। तो इनको ही कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी हैं। उन्हें ये भी कहा जाता है कि तमिल भाषा ही हड़प्पा सभ्यता की भाषा थी, लोग कहते हैं, लेकिन इसके बारे में पता तो नहीं चला है। हाँ, सभ्यता के अंत के कारण जान लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आएगा। 8 नंबर के पेपर में तो ज़रूर आएगा, 3 नंबर के में ज़रूर आएगा। अगर मैं आपको समझा देता हूँ, मैं उसको मैप के ज़रिए समझा देता हूँ। पहला तो था जो जलवायु परिवर्तन थी, धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने लगी, उसके कारण भी सभ्यता का अंत हो गया। और वनों की कटाई होने लगी, लोग वनों को काटने लगे, बाढ़ आ गई। जब वन कटेगा तो बाढ़ तो आएगी। नदी भी सूखने लगी, बारिश भी होनी बंद हो गई, भूमि अत्यधिक उपयोग होगी, तो फिर वो पैदावार ही नहीं कर पाएगी, वहाँ से लोग जगह खाली करेंगे। जो और है वो आर्य का आक्रमण है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिए हैं, लगभग 6 कारण तो बता दिए। एक जलवायु, एक वनों की कटाई, एक बाढ़, एक नदी का सूख जाना, एक भूमि का अत्यधिक उपयोग होना, और एक आर्य का आक्रमण। ये 6 हो गए। हाँ, और जो ये सभ्यता बात की थी ना, उसको कहा जाने लगा अनुवर्ती संस्कृतियाँ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे अंत हुआ उसको कहा जाने लगा उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ये पेपर में आ सकता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। इसका पेपर में 8 मार्क्स का आता है। अब जैसे ही सभ्यता का अंत हुआ तो वहाँ पे जो हड़प्पा की जो पुरावस्तु थी वो भी नष्ट होने लगी, जैसे कि मर्दभांड, ईंटें, थोड़ी थोड़ी यहाँ से मन के भी खत्म होने लगे। यहाँ की तो स्रोत तो थे ईंटे मन के थे, इसलिए तो इस चैप्टर का नाम ईंटे मन के रखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य के स्रोत थे। मर्दभांड कम होने लगी, चक्कियाँ ये सब कम होने लगी। सिंधु घाटी सभ्यता में ना जो आजकल लोग होता है ना, बेलन का यूज करते हैं, इस प्रकार का बेलन होता है, इसका भी पहले यूज होता था। और जो मकान होते थे इस तरीके के सरकंडे की तरह होते थे, देखा भी होगा आपने, डिजाइनदार होते हैं, ऊपर से झोपड़ी से बना देते हैं। लेकिन जब आर्य का आक्रमण हुआ वो अलग तरीके से उनकी झोपड़ी थी, वो लकड़ी के मकानों में रहते थे। जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी
पार्ट में, अब राजा किसान वाला चैप्टर होगा। मृदभांड कम और सूत्रण का एकीकरण होने लगा, ये भी इसका कारण हो सकता है। मृदभांड कम होने लगी, औजार की वस्तुएं नष्ट होने लगी, बाट भी नष्ट होने लगे, फलक भी नष्ट होने लगे। फिर इतना चैप्टर, इतना ये बिल्कुल आसान है। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये होना चाहिए था इसको पहले, इस चैप्टर को पहले होना चाहिए था। इस सभ्यता के बारे में क्या है, सबसे पहले जो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की 1921 में, ये पेपर में आ सकता है। फिर मोहनजोदड़ो की 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा खोज की गई। जॉन मार्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा, जब 1924 में, मैं पहले बता देता हूँ लेकिन ये बात अगले पार्ट में है, लेकिन इसमें बता देता हूँ। 1924 में पूरे विश्व में सभ्यता की, उसका नवीन सभ्यता को घोषणा कर दी जॉन मार्शल के द्वारा। फिर इसके अंदर कनिंघम का ग्रहण, ये बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट भी है। कनिंघम का ग्रहण क्या था कि वो कहते थे कि वो हड़प्पा सभ्यता का जो शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं बल्कि गंगा नदी की घाटी की सभ्यता से ही शुरू हुआ है। यही उनके भ्रम हो गया, यही इनकी गलती होगी। लेकिन हाँ, पेपर में आ सकता है कि भारतीय पुरातत्वविद के सर्वेक्षण के पहले जो इन्होंने स्थापना की थी, पुरातत्वविद के जनरल डायरेक्टर, हाँ, इन्होंने ही सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षण की जो विभाग है उसकी स्थापना की। अभी भी इनकी खोज होती रहती है, जैसे वर्तमान में हुआ ना, जैसे धोलावीरा की खोज हुई थी। फिर आ सकता है एक नवीन सभ्यता जो कि प्राचीन सभ्यता है। 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को पूरे विश्व में घोषणा कर दी कि हाँ एक नवीन सभ्यता है, यही मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बीच में ही फैली थी। ये सबसे पुरानी सभ्यता है, चीन की सभ्यता से भी पुरानी, मिस्र की सभ्यता से भी। और पहली जो एक बुक में एस.एन. राव ने भी लिखा है, द स्टोरी इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा गया है कि जब जॉन मार्शल ने ना एक गलती कर दी थी, जब वो खोज करते थे तो स्तर विन्यास को अनदेखा कर देते थे। अभी मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में जो जहाँ तक पाए गए वो मैप के द्वारा समझा देता हूँ, जिससे आपको कठिनाई नहीं होगी। इसी वीडियो में मैप के बारे में जानकारी हो जाएगी। दोस्तों देखिए, पेपर में यहाँ से आता है, धोलावीरा के बारे में पूछेगा तो धोलावीरा इस स्थान पर है। आपको ये यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ पे धोलावीरा है, यहीं से आएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे शायद धोलावीरा, यहाँ पे लोथल है, धोलावीरा यहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जलाशय है, यहाँ पे तो ये समुद्री तट है, यहाँ पे धोलावीरा नहीं हो सकता, यहाँ पे लोथल ही होगा। हाँ, यहाँ पे शिल्पकारी होती थी, यहाँ पे शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पे धोलावीरा है, यहाँ पे जलाशय पाया गया था। कोट दीजिए यहाँ पर है, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में यहाँ पर होगा। राखीगढ़ी तो शायद यहाँ पर है, हरियाणा के आसपास। लगभग हड़प्पा भी यहाँ पंजाब के बगल में ही होगा, यहाँ पर। चन्हूदड़ो भी पेपर में आएगा, यहाँ पर है। सिर्फ इतना ही पेपर में आता है। बनावली आ सकता है हरियाणा, बालाकोट या कालीबंगन, इतना नहीं आता, बस यही आते हैं पेपर में, 1 मार्क्स का आता है। दोस्तों हमने इतना मैप से समझा, सिर्फ उतना ही पेपर में आएगा, 1 नंबर का आ सकता है, और अलग से अलग चैप्टर में से मैप आएगा। इतना तो हो गया। हाँ, मैं ये बता था ना, स्तर विन्यास को उन्होंने अनदेखा किया, वो 36 इकाई में करते थे जॉन मार्शल। और जो एस.एन. राव ने बताया कि जो जॉन मार्शल है उन्होंने भारत को जहाँ पाया उसे 3000 साल पीछे छोड़ा, 3000 साल। इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बार मैं आपको यहाँ पे चित्र बना के जो भी इसमें जो इसकी छोटे छोटे पार्ट है उसके बारे में समझा देता हूँ यहाँ पे। ये दोस्तों ये था फाइनेंस का पार्ट, आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। हम यहाँ पर
थे। फिर आता है स्थल विन्यास का, इनको अनदेखा कर दिया। लेकिन नई तकनीक जो कि आर.एम. व्हीलर ने, जो कि उसके बाद 1944 में जो पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने, तो इन्होंने पता लगाया। इन्होंने तो पुरातत्व सर्वेक्षण की जो खोज की स्थापना की थी, जहाँ पर इतिहास का पुरातत्व थे ना, उनको स्थापना ये गणिगन में, जो पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग है उसकी इन्होंने स्थापना की थी। ये पेपर में आ सकता है। स्थलों का खोज, इसके बारे में अभी बताते हैं। ये इनका समझते हैं। 1944 में आर.एम. व्हीलर थे ना, जो जॉन मार्शल ने गलती की थी कि जो स्तर विन्यास को उसको अनदेखा करके क्या करते थे, इस तरीके से काटते जाते थे। इनको सीधे नहीं करना चाहिए था, आराम से, मतलब क्षैतिज इकाई की जगह स्तर विन्यास में काटना चाहिए था, जिससे जो धातुएं थी वो नष्ट न हो जाए। जो पुराने जो जैसे मृदभांड हो गए, इससे पता लगा सकता था कितने पुराने हैं, तो ये नष्ट हो चुके। इसके बारे में फिर इन्होंने ही सुधार किया, स्थलों की भी खोज की। और इसमें एक मात्रते भी होती थी। इतना तो हो गया। और ये भी हो गया कि हाँ, इन्होंने स्तर विन्यास में, मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि दिमाग में बैठ जाए। तो दिमाग में बैठने से ज़्यादा है कि समझ जाए। अगर मैं आपको वो समझा देता हूँ मैप के बारे में। ये जो दोस्तों नाम लिखे हुए हैं, इसी से पेपर में आएगा, जो मैप में आएगा। 5th मार्क्स का मैप आता है। ABCD में जो पहले तो 3 मैप आए, इसमें 2 आएगा। फिर जो जैसे ए पार्ट में 2 खालिस्तानों का बनना होगा, फिर आएगा जो तीसरा होगा इस प्रकार से ABC। इस प्रकार से इसमें आ सकता है कि गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है, या फिर बौद्ध गया, ये सब पूछ लेगा। फिर आता है यहाँ पे स्थलों की खोज में, तो जो स्थल है धौला, ये इन्हीं में से धौलावीरा, कालीबंगन, इनकी खोज हुई। और कनिगम में तो इन्होंने गंगा घाटी के बारे में, इनको लगा कि गंगा घाटी में सभ्यता की खोज हुई है। फिर आता है अतीत के बारे में। अतीत को जोड़कर समझने में, पूरा करने में किस प्रकार की समस्या आती है। अब अतीत को जोड़कर समस्या तो भाई कई आती है, जैसे कि क्यों अभी समझाता हूँ। ये होगा अतीत के बारे में, ये हम बाद में देखेंगे। पहले ये छोटा है, इस तरह इससे पेपर में नहीं आएगा, यहाँ से पेपर में जरूर आएगा। खोजों का वर्गीकरण आ सकता है, ये आ सकता है 8 मार्क्स में, जरूर आ सकता है। कि जो खोजों का वर्गीकरण है कि इतिहासकार खोजों को खोज करने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें तो ये सब हो गया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि यदि धातु नष्ट हो जाती है, कुछ धातुएं नष्ट हो जाती हैं, कुछ धातुओं को समझने में दिक्कत आती है, मृदभांड टूटे हुए हो, या फिर कोई वस्तु है खंडर में परिवर्तित होगी तो उसे समझने में थोड़ी समस्या आएगी। खोजों का वर्गीकरण में जैसे कुछ वस्तुएं, जैसे कच्चा माल, सब ये सब सड़ जाती हों, तो कैसे पता लगाया जाए कि इतिहासकार को कितना पुराना है। इससे जो गेहूँ चावल होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनके बारे में कैसे पता लगाया इतिहासकार की कितना पुराना है। मृदभांड भी टूटे हुए हो, सब नष्ट हो गई वस्तु, जो महंगी वस्तु हो तो जल्दी नष्ट हो जाती हैं। खोजों का वर्गीकरण में ये पेपर में आ सकता है। ये पदार्थों के आधार पर, कि जैसे पत्थर थे उन्हीं के बारे में, पत्थर फलक या फिर कालीन पत्थर, ये इसी में। और अगला है उपयोग के आधार पर कि किस चीज़ का उपयोग है। अप्रत्यक्ष साक्ष्य और संदर्भों में पुरानी चीज़ आ जाती हैं, कब्रिस्तान, इन सबों के बारे में जानकारी। हाँ, इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा बड़ा करके पहले यहाँ बता देता हूँ। ये सिंपल है, व्याख्या की समस्या है। इसमें मात्र देवी, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको बड़ा करके भी समझाऊंगा। मात्र देवी या एक संगी, इसमें ये 3 चीज़ मेन चीज़ है।
के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसी की पूजा करते थे। तो जो 1500 BC में जो ऋग्वेद की रचना हुई उसके अंदर रुद्र नामक देवता के वर्णन मिलता है, जिसको पशुपति का संज्ञा थी, या फिर उनको कहा गया कि हाँ शिव है। मातृ देवी पार्वती माता हो सकते हैं, या फिर उनकी प्रकृति की पूजा होती होगी। एक श्रृंगित एक कल्पित एक जानवर है जिसका एक सींग है, एक सींग वाला, जैसे इन सब चीज़ों के बारे में कल्पना की गई है। आदिशिव जो एक मुद्रा की अवस्था में बैठे हैं, रुद्र के अवतार हैं, ऋग्वेद में वर्णन उनका मिलता है, जो कि 1500 से 1000 ईस्वी BC में लिखे गए। और साथ ही साथ शिवलिंग के जो कि शिव का प्रतिरूप है, इनके साक्ष्य भी मिलते हैं। इनको कई लोग कहते हैं कि शायद ये जो पहले होता था ना, आज लूडो कहते हैं, पहले चौसर कहते थे, तो ये क्या पता उसकी गोटियाँ हो, लेकिन असल में इनको शिव की संज्ञा दी गई है, जिसको मैं अभी आपको बड़ा करके समझाता हूँ। दोस्तों इस चैप्टर का पूरा होने वाला है। ये प्रकृति पदार्थ ये सब इसमें आ सकता है, ये 3 मार्क्स का। इसमें पहले हम यहाँ से समझते हैं संदर्भ में जो पुरानी वस्तुएं हैं, एक मिनट मार्क नहीं चल रहा। हाँ दोस्तों, संदर्भों में जैसे कि संस्कृतियों के बारे में, कि ये सब संदर्भों के आधार पर समझा जाता है कि इसके अंदर संस्कृति के बारे में इसका खास प्रमाण तो है नहीं। अप्रत्यक्ष तो हो गया, जैसे कि जो चीज़ है ही नहीं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे कि मूर्तियाँ, ये अप्रत्यक्ष है। उपयोगिता के आधार पर तो जैसे आभूषण हो गए, औजार हो गए, प्रयुक्त में धातुएं हो गई, जैसे धातुएं तांबा फमा, ये सभी इन्हीं में आते हैं। सिर्फ इतना ही छोटा इसका पार्ट था। ये इसके नोट्स थे, जो भी मैंने जितना भी कराया ये एक नोट्स था। नोट्स किस लिए? क्योंकि छोटा था, ज़्यादा बड़ा था नहीं। जब आपको पढ़ना है एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ना है। एक बार पढ़ लो, फिर इसे देखो, फिर उसे पढ़ो, बुक को सारा समझ में आ जाएगा।